नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Forces are of two types. Forces are of two types, balanced forces फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें लिखिए इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, comma, the forces are called balanced forces. The forces are called and the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पर हमने बहुत सारी फोर्सेस लगा दी और बहुत सारी फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में लगाई। वो जो बहुत सारी फोर्सेस हमने लगाई हैं, वो लगाने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बॉडी में किसी भी तरीके का कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो सारी फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप खड़े हुए हो और कोई पीछे से आपको पुश करने लगे आगे की तरफ, तो आप आगे की तरफ चले जाओगे, ठीक है। कोई आए और वो आगे से आपको पीछे की तरफ पुश करने लगे तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे। लेकिन सोचिएगा कि कोई दो पर्सन्स आए और एक पर्सन तो फोर्स लगाए आगे की तरफ और एक पर्सन फोर्स लगाए पीछे की तरफ, इक्वल फोर्स लगाए दोनों के दोनों, तो आप पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों पर्सन्स ने, जो आगे से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है और पीछे से आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसने उनकी फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। जब उनकी फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो कि आप है, आप कहीं पर मूव ही नहीं करेंगे, आप जहाँ हैं वहीं पर खड़े रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका एक डायग्राम बनाएंगे आप इसी तरह से। ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, इधर से हम इस बॉक्स को पुश करते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ लिखिएगा फोर्स ऑफ आवर पुश, ठीक है। और इधर लिखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नीचे की तरफ एक एरो लगाएं, इस पर लिखिएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखिए वेट ऑफ बॉक्स और फिर ऊपर की तरफ एक एरो लगाओ फोर्स ऑफ रिएक्शन,
ब्रैकेट में लिखना एक्सर्टेड बाई ग्राउंड, एक्सर्टेड बाई ग्राउंड। एक्सर्टेड बाई ग्राउंड। अब जरा ध्यान देना, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर रखा हुआ है, अगर मान लीजिए एक टेबल ही है वो ज़मीन पर रखी हुई है, तो हम उसको एक तरफ से पुश करते हैं, वो टेबल काफ़ी हैवी भी है, हम उसको एक तरफ से पुश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दूसरी तरफ मूव हो जाए, वो मूव करके दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं जा रही है टेबल, वो रुकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसको रोक रही है मूव होने से। तो वो फोर्स क्या है? उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है कि जो भी आप जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं आप चाहते हैं कि मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो। आपने टेबल को पुश करना शुरू करा तो इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि टेबल आगे की तरफ मूव करे, वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है टेबल, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। इसका मतलब कोई एक फोर्स आपकी फोर्स को, जो आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कैसे करेगा? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में आप मोशन करवाना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो होता है। उसके बाद फिर आप ये देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ बॉक्स। तो वेट होता है बॉक्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट तो होगा, वजन तो होगा, तो वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। जो अर्थ है, अर्थ जो है वो भी एक फोर्स लगाती है, एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि इसका वेट इस पर लग रहा है, ज़मीन पर लग रहा है, तो ये तो ज़मीन को तोड़ते हुए नीचे जाता चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अर्थ के सेंटर तक जाकर पहुँचेगा, वहाँ जाकर गिरेगा। तो कोई तो चीज़ है जो इसको तो बैलेंस कर रही है। तो हमने कहा कि हाँ, अर्थ जो फोर्स लगाता है, हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारा वजन नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर अर्थ हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स ना लगाए, जो ज़मीन पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवर एक्शन, और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ज़मीन वापस, अर्थ वापस फोर्स ना लगाए ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स ना लगाए, तो हम भी ज़मीन तोड़कर नीचे की तरफ गिरते चले जाएंगे। समझ गए? क्लियर है भाई? बताओ, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स स्टेशनरी है, रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पुश वाली फोर्स है और फ्रिक्शन वाली फोर्स है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक दूसरे को रोके हुए हैं, बैलेंस करे हुए हैं। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। क्लियर है? हाँ, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन वो एक ही बात है, नॉर्मल फोर्स या फोर्स ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिखिएगा, ये सॉरी बॉक्स जो है ना, बॉक्स के अंदर लिखो हेवी बॉक्स डज नॉट मूव हैवी बॉक्स है, मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो इधर से फोर्स लग रही है और जो इधर से फोर्स लग रही है, ये सारी जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये सारी बैलेंस फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक नोट करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस इसमें लिखिएगा इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी the resultant of all the forces acting on a body is not zero, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces.
द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है. अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. Unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. और they can stop a moving body. ठीक है. तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाइएगा आप. फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्रैकेट में लिखिए. वेट ऑफ टॉय कार. ऊपर लिखिएगा फोर्स ऑफ रिएक्शन. Exerted by ground. Force of reaction exerted by ground. Then लिखना force of friction. और इधर लिखिएगा फोर्स ऑफ अवर पुश. यहाँ लिखना है ऐसे टॉय कार मूव्स. टॉय कार मूव्स. तो आप ये देखो कि भाई ज़मीन पर है, कोई भी टॉय कार है वो ज़मीन पर खड़ी हुई है, और ज़मीन पर खड़ी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ वज़न तो होगा. तो वो वज़न कहाँ लगेगा, वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ. ठीक है. और उसके बदले में एक रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. फोर्स ऑफ रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ. ठीक है. तो इससे होगा क्या कि ये कार नीचे की तरफ तो नहीं जाएगी, ये बैलेंस्ड है, ये फोर्स इसकी बैलेंस रहेगी, तो ये नीचे की तरफ तो नहीं जाएगी. उसके बाद देखिएगा फिर है फोर्स ऑफ अवर पुश. तो हमारा जो पुश लग रहा है वो पुश लग रहा है इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में हम पुश कर रहे हैं इसको, कार को आगे चलने के लिए. और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है. तो फ्रिक्शन वाला फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और हमारा जो फोर्स ऑफ पुश है वो आगे की तरफ लग रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी ये कार आगे की तरफ जा रही है. इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा जो फोर्स ऑफ अवर पुश है
ये इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करके आगे की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो फोर्स ऑफ पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते और कार मूव नहीं करती, यहीं रुकी रहती। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि ये तो हम टॉय कार का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक हैवी बॉक्स का एग्जांपल लिया। हम ये कहते हैं कि अगर हम अपना खुद का ही एग्जांपल लें तो हम लोग भी तो चलते हैं ना, जो मोशन है हम लोग चलते हैं, तो जो हम चलते हैं उसमें कभी गौर दिया है कि एक्शन हमारा किस डायरेक्शन में होता है, हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, किस डायरेक्शन में लगाते हैं जो हम चलने लगते हैं? तो जिस डायरेक्शन चलना होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा। और सोचो कुछ। हम जब भी चलते हैं तो आप नोटिस करिए, आप मानोगे ये हमारा पैर है, ये हाथ नहीं है, ये पैर है। तो हम जब भी पैर से चलते हैं तो हम ऐसे पैर को रखते हैं और पैर से हम ज़मीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? तो हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड। तो हम ज़मीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं और जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो अर्थ जब हमने उस पर एक्शन किया तो अर्थ रिएक्शन देती है। हम किसी भी चीज़ पर एक्शन करते हैं तो वहाँ से हमको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो जितना मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया और अर्थ को पीछे पुश करा, अर्थ ने उतनी ही फोर्स से हमको आगे की तरफ पुश कर दिया। तो हम जब चलते हैं तो आप नोटिस करिए, हम पैर ऐसे रखते हैं और पैर को ऐसे रखकर पीछे को उसको ज़मीन को पुश करते हैं, तो ज़मीन हमको आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स देती है। तो इस वजह से हम चल पाते हैं। और सोचिए कि अगर इतनी स्मूथ सरफेस हो, उसमें ग्रीसिंग भी कर दिया आपने, स्मूथ सरफेस पर ऑयलिंग भी कर दिया आपने, और फिर उसके बाद आप उस पर चलेंगे तो आप ऐसे ऐसे एक ही जगह पर चलते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स आपने बहुत कम कर दिया, आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। तो फ्रिक्शन है जो आपको आगे की तरफ पुश कर देता है। अगर फ्रिक्शन ही आपने ख़त्म कर दिया तो पैर वहीं फिसलता रहेगा और आप आगे की तरफ नहीं जाते। सभी को समझ में आ गया? तो जो हम चलते हैं वो एक्शन की वजह से नहीं चलते, वो हमेशा रिएक्शन की वजह से चलते हैं। एक्शन की वजह से तो हम अर्थ को पीछे पुश करते हैं, लेकिन अर्थ इतनी हैवी है, चींटी के बराबर है अर्थ के सामने, तो हम तो अर्थ को पुश नहीं कर पाएंगे, तो उल्टा अर्थ ही हमको आगे पुश कर देती है। ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, here toy car moves. Here toy car moves because force of our push. Here toy car moves because force of our push is greater than the force of friction. Here toy car moves because force of our push is greater than the force of friction. ठीक है? So to move a stationary object, we have to push it with a force. We have to push it with a force greater than the opposing force of friction. We have to push it with a force greater than the force of opposing friction. So इसे लिखिए greater than the opposing force of friction.
बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें लिखिएगा न्यूटन हैज गिवन 3 laws to describe the motion of bodies. Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies. Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies, full stop. These laws are known as Newton's laws of motion. Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies, full stop. These laws are known as Newton's laws of motion. फिर हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest. Body at rest will remain at rest, and a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue. A body in motion will continue in motion. And the body in motion will continue in motion in a straight line. Will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. To change its state of rest or of uniform motion.
तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं हमेशा रेस्ट में ही रहूँ, मेरे को कोई छेड़े ना। अगर कोई मोशन में है बॉडी तो वो चाहेगी कि मैं चलती ही रहूँ, मेरे को कोई रोके ही ना, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम चल रहे हैं और तो हम ये चाहते हैं, हमारी एक बॉडी है तो, या कोई भी हमने बॉडी ले ली, मान लीजिए हमने बॉल लिया और बॉल को ऐसे फेंक दिया, तो बॉल जो है ना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से बॉल कभी रुकना नहीं चाहिए। हमने उस बॉल को मोशन में हम ले आए, हमने फेंका उसको, तो वो बॉल चल रही है, रोल करती जा रही है, कभी रुकेगी ही नहीं, चलती जाएगी। ऐसा होता है क्या, रुक जाती है ना थोड़ी देर में, क्यों रुकती है? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर एक्ट करता है बाहर से, एक एक्सटर्नल, भाई बॉल के अंदर तो नहीं है ना वो फोर्स, बॉल को तो आपने फोर्स दे दिया तो बॉल उस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, रोल करती जा रही है। अब क्या है कि बाहर से एक एक्सटर्नली एक फोर्स था फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन उस पर एक्ट किया और फ्रिक्शन ने जब उस पर एक्ट करा बॉल पर, तो उसने धीरे धीरे बॉल को रेस्ट में ले आया। तो क्या हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल चलती ही जाती। समझ गए? अब एक बॉल पड़ी हुई है चुपचाप, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये तो हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। अब बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक बॉल है, चुपचाप पड़ी हुई है ग्राउंड पर, पड़ी रहेगी, सदियों तक पड़ी रहेगी, ठीक है, 100 साल तक पड़ी रहेगी, कोई छेड़ेगा नहीं। तो उसको कोई आया, उसने जोर से डंडा मारा, उस पर खींच कर तोड़ा, बॉल ने चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉल तो रेस्ट में ही रहना चाहती थी, लेकिन आपने एक्सटर्नली आकर उस पर डंडा मारा तो वो बॉल ने चलना शुरू कर दिया, नहीं तो वो चलती नहीं। समझ गए मेरी बात? तो न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। क्लियर है? ठीक है। इसके ना कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे क्वेश्चंस में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। जैसे कारपेट होता है ना, कालीन होता है, कालीन कारपेट जाते हैं ना, तो उस पर क्या होता है कि बहुत से लोग अपने घरों में कारपेट बिछा कर रखते हैं। तो दो तरीके के घर होते हैं, एक घर तो ऐसा है वो कहता है कि भाई कारपेट बिछा हुआ है, आप अपने जूते और चप्पल बाहर ही उतार दें, ठीक है। तो घर में जो भी आ रहा है, चाहे घर का मेंबर हो चाहे बाहर से कोई भी आ रहा है, उसने अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर रख दिए और फिर वो घर में कारपेट है क्योंकि वो अपना नंगे पैर चल रहा है उस पर, नहीं तो जूते से धीरे धीरे गंदगी फैलेगी, उसके ऊपर गंदा हो जाएगा। अब उसके ऊपर झाड़ू तो लगा नहीं सकते, कारपेट है, कपड़े का बना हुआ है। तो थोड़ा टाइम बीता, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद क्या हुआ कि कारपेट थोड़ा बहुत तो गंदा हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि जो बड़े हैं समझदार हैं तो ठीक है, पता चला घर में कोई छोटा बच्चा आ गया तो आया बाहर से गंदे जूते हैं, दौड़ता चला गया, सब गंदा हो गया। अब कारपेट को, इतना बड़ा कारपेट है, उसको वॉशिंग मशीन में धोना पॉसिबल नहीं, ठीक है। इतना बड़ा बाथरूम भी नहीं होता कि उसको फैला दो, गीला कर दो और लगे रहो उसको रगड़ने में, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कारपेट को या तो वैक्यूम क्लीनर से साफ कराया जाता है, और अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो जो पहले एक सिस्टम जो है यूज़ किया जाता था कारपेट को साफ करने का, वो ये था कि कारपेट को टांग दिया जाता था। टांगने के बाद एक डंडा लिया जाता था और डंडे से ऐसे ठक 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 उस पर मारा जाता था। तो करते रहते थे, तो जितनी भी धूल मट्टी होती थी, गंदगी होती थी, वो सारी की सारी झड़कर नीचे गिर जाती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इस वजह से कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल मट्टी के उस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो जो जमा हो रखे हैं वो रेस्ट में है और वो चाहेंगे कि हम हमेशा रेस्ट में रहें। तब ये डंडा आता है, तो डंडा कहता है नहीं भाई नहीं, मोशन मोशन
मारना शुरू करता है, ठक 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 ठक। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसको मारते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल पर तो टच नहीं होता है, डस्ट पार्टिकल पर जरा से पर टच होगा, लेकिन टच कहाँ हो रहा है, कारपेट पर। तो कारपेट पर मारा खींचकर डंडा तो कारपेट हल्का सा आगे मूव हुआ, तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए। कारपेट पर डंडा मारा, कारपेट आगे चला गया, डस्ट पार्टिकल्स वहीं रहे, ग्रेविटी ने नीचे खींच लिया, गिर गया नीचे। समझ गया? जब डंडा ऐसे मारते हैं तो ऐसा एक्सप्लोजन तो नहीं होता ना कि डस्ट पार्टिकल्स सारे के सारे हवा में उड़ गए हों, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कोई, नहीं ना। तो डस्ट पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद होता क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो आपने मारा उधर, तो जहाँ पर आप मार रहे हो उतने वाले जो डस्ट पार्टिकल हैं जिस पर डंडा लगा, जिस पोर्शन पर डंडा लगा, तो उस पोर्शन पर क्या होगा, उस पोर्शन के डस्ट पार्टिकल तो कारपेट के साथ ही चिपक के कारपेट के साथ आगे को चले जाएंगे, लेकिन हिल तो पूरा कारपेट रहा है ना। तो बाकी का कारपेट जहाँ पर डंडा टच नहीं हुआ है वहाँ आगे डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं रहेंगे, वो हवा में वहीं लटक गए, कारपेट आगे हो गया, वो नीचे गिर गया। ठीक है, फिर आपने मारा, जो बच्चे कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे वो नीचे गिर गए, ठक 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 ठक, बहुत देर तक मारते रहे मारते रहे मारते रहे, तो जगह वहाँ पर साफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कारपेट जो है वो साफ़ हो जाता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि उस पर आपने पता चला कि पानी डाल दिया, खाना खा रहे थे, सब्जी गिरा दी उसके ऊपर, तो वो सब्जी वब्जी साफ़ हो जाएगी। वो जो निशान पड़ गया वो तो पड़ जाएगा, ठीक है, जो निशान पड़ गया वो तो पड़ जाएगा, लेकिन जितना भी उसके अंदर धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे इस तरीके से झड़ जाते हैं। ये क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मोमेंटम का। मोमेंटम नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, आज इतना करता हूँ।